स्टार्ट करेंगे आज का, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। ये दिख रहा है आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, कौन बताएगा मुझे? सूक्ष्म पोषक तत्व। जिसका साइज छोटा है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है? नहीं ना, वो ऐसा माइक्रो छोटा माइक्रो। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। टेबल दिख रहा है आपको? टेबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है। मैं शुरू में ही बोला था कि प्लांट को बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल है। क्या क्या एलिमेंट्स है वो प्लांट के लिए एसेंशियल? एसेंशियल मतलब वो चाहिए ही चाहिए प्लांट को, नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? नेचर से, पानी और एयर से मिलेगा या तो वाटर से मिलेगा। एयर एंड वाटर। ओके, वाटर से H2O मिल जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एयर से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जहां से कार्बन है ऑक्सीजन। ओके, फिर आता है आपका प्राइमर, फिर आता है मेजर न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ज्यादा, जैसे हम लोग चावल बहुत सारा खाते हैं लेकिन अचार बहुत कम खाते हैं, या तो नमक बहुत कम खाते हैं। ठीक है, तो चावल बहुत सारा खाते हैं, वैसे ही प्लांट को कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का दो भाग है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं पूछूंगा कुछ देर में ये सब क्वेश्चन। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये मैक्रो या तो मेजर, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। और एक तरीके का न्यूट्रिएंट प्लांट को बहुत आवश्यक है लेकिन कम मात्रा में चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में। जैसे हम लोग नमक खाते हैं बहुत कम मात्रा में, वैसे, लेकिन चाहिए। नमक के बिना हम लोग खाना ही नहीं खा पाएंगे। ठीक है, वैसे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है कि हम लोग को, प्लांट को चाहिए ही चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए बहुत। इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, इसलिए इसको माइक्रो बोलते हैं कि स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स: क्लोरीन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, निकल। ठीक है, ये सारे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ इसमें से जिनका मेनली सॉइल में प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जनरली किस तरह के सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो सकता है? डेफिशिएंसी मतलब जनरली माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? सॉइल में जितना है उसी से पौधे का काम चल जाएगा। अगर कोई भी क्रॉप ग्रो करो, सॉइल में जितना रहता है जनरली उससे काम चल जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक ही सॉइल पे हम लोग साल में 2 से 3 क्रॉप ले रहे हैं। ठीक है, एक ही सॉइल से 2 से 3 क्रॉप हम लोग ले रहे हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200 से 300% हो रहा है। ठीक है, तो बार बार हम लोग एक ही सॉइल पे क्रॉप ग्रो करेंगे, और अगर सफिशिएंट मात्रा में कोई गोबर की खाद या कोई भी ऑर्गेनिक खाद ये अगर नहीं डालेंगे, या तो कोई फर्टिलाइजर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो नहीं डालेंगे, तभी क्या हो जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाता है। कभी कभी सॉइल का जो पीएच है उसके वजह से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सैंडी टेक्सचर सॉइल है, लाइट टेक्सचर सॉइल, ठीक है, रेता मिट्टी जो है, रेत मिट्टी है, जिसमें से पानी बहुत जल्दी पास हो जाता है। ठीक है, इसमें रेत ज्यादा है, बालू ज्यादा है, जिसमें सैंड अगर इसमें ज्यादा है उसमें पानी बहुत जल्दी पास होता है। तो उस तरह का सॉइल अगर कोई हेवी रेनफॉल एरिया में है, हाई रेनफॉल एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो बारिश से क्या होता है? सारे न्यूट्रिएंट धुल के चले जाते हैं, सॉइल से धुल के चला गया। तो इस तरह के सॉइल में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकता है। कोई एसिड सॉइल है जिसमें आपने ओवरलाइनिंग कर दिया। ओवरलाइनिंग क्या है? जितना लाइन चाहिए उससे बहुत ज्यादा लाइन आपने डाल दिया। ठीक है, ओवरलाइनिंग अगर कर दिया तब भी माइक्रोन्यूट्रिएंट। कभी कभी क्या होता है, कुछ सॉइल में बहुत ज्यादा पानी अगर जमा हो गया तो उसमें भी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसमें क्रिटिकल लिमिट ऑफ ये चीजें हैं, जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक और कॉपर, इसका निकल दिया है लोगों ने। बीडीपीए एक मेथड है, उससे अगर 4.5 मिलीग्राम से कम है आयरन सॉइल में, 1 केजी सॉइल में 4.5 मिलीग्राम से कम है, तो प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम आ सकता है।
मैंगनीज का 2 से 2.5 के नीचे, अगर उससे भी नीचे है मिलीग्राम पर केजी, तो मैंगनीज का डेफिशिएंसी आ सकता है। जिंक की मात्रा अगर 0.6 मिलीग्राम पर केजी सॉइल से कम है तब हो सकता है। कॉपर 0.2 मिलीग्राम पर केजी से भी कम है तब भी डेफिशिएंसी आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा सॉइल कंडीशंस है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी दिखेगा? एल्कलाइन सॉइल, जब पीएच बहुत ज्यादा अगर होगा तब आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। कैल्केरियस सॉइल, जिसमें कैल्केरियस सॉइल क्या है? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। समस्तीपुर का जो सॉइल है उसमें एक पार्ट है समस्तीपुर के कुछ जगह पे, यहाँ पे सॉइल में बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब चूना है ऑलरेडी सॉइल में, 1/3 चूना ही है उसमें सॉइल में। ठीक है, तो इस तरह के सॉइल में भी आयरन का डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर कोई सॉइल में ड्रेनेज बहुत पुअर है, कैल्शियम कार्बोनेट है और ऑर्गेनिक मैटर भी है, तो ये सब रिएक्शन होके बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन होता है और वो बाइकार्बोनेट आयरन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है वो कैसे कर सकता है? अगर आपने बहुत ज्यादा जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, फर्टिलाइजर्स डाल दिया तभी आयरन का डेफिशिएंसी हो सकता है। ये सब तो बढ़ जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी। इरिगेशन वाटर, अगर आपके पानी में अगर बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा है, जो पानी डाल रहे हैं खेत में, तब भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। ओवरलैंडिंग की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। बहुत ज्यादा चूना डाल दिया, एसिड सॉइल में बहुत ज्यादा चूना डाल दिया, जितना चाहिए था उससे डबल डाल दिया, तो पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आयरन डेफिशिएंसी होगा। ग्रोइंग राइस क्रॉप्स विदाउट पार्टलिंग और फ्लडिंग, आजकल बहुत सारे ऐसे जगह पे एरोबिक राइस कर रहे हैं, मतलब पार्टलिंग और फ्लडिंग ना करके ही राइस कर रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ वेराइटीज है। उस वेराइटीज में भी कभी कभी हो सकता है, या तो नॉर्मल वेराइटीज को अगर आप इस तरह के बिना पार्टलिंग के कर दिया तब क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी राइस में भी आ सकता है। ये फोटोज दिख रहा है? यस सर। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी में जो होता है इंटरग्रेनल क्लोरोसिस इन यंग लीव्स, आयरन प्लांट के अंदर उतना मोबाइल नहीं है, तो डेफिशिएंसी जब भी होगा, जो कच्चा पत्ता है, जो एकदम नया नया पत्ता उग रहा है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी सबसे पहले आ जाता है। ठीक, ये जैसे इसमें पोटैटो में कच्चे जो पत्ते हैं, जो एकदम मोटा, सबसे न्यू जो लीव्स हैं उसमें, यंग लीव्स में ये आ जाता है। ये आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन राइस फील्ड, दिस इज आयरन डेफिशिएंसी शुगर केन, गन्ने में आ गया आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, फोटोस आपको देखिए पता चलेगा। Iron deficiency symptoms in wheat, internal process of leaf due to iron deficiency। अभी एक चीज है, ये सब जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट में दिखता है, ये ओवरलैपिंग होता है, मतलब एक न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी सिम्टम दूसरे न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी सिम्टम के साथ मैच हो सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा आपको देखिए। तो आपको बहुत बाकी सब फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ेगा जानने के लिए कि ये आयरन के लिए है, ये किसके लिए। ठीक, या तो सॉइल टेस्ट कराना पड़ेगा या तो प्लांट का टेस्ट कराना पड़ेगा। आयरन के फर्टिलाइजर्स क्या है? ये सारे हैं आयरन के फर्टिलाइजर्स। दिख रहा है आप लोगों को आयरन के फर्टिलाइजर्स के? ये सारे हैं सोर्सेस ऑफ आयरन, और सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो है फेरस सल्फेट। कितना आयरन है इसमें फेरस सल्फेट में? हेलो, यस सर। कितना परसेंट आयरन है फेरस सल्फेट में? 19% है सर। 19% ये रहा। तो ये सबसे कॉमन जो आयरन फर्टिलाइजर है वो है फेरस सल्फेट, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर जो है वो है ये चिलेट्स, आयरन चिलेट्स, आयरन EDTA, आयरन EDHA, आयरन DTPA। इसका ये ज्यादा महंगा होता है, ये ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन है फेरस सल्फेट। कैसे डालना है? आप ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू डालते हो। जनरली क्या होता है, अगर कोई बंदा क्रॉप ग्रो कर रहा है, ठीक है, कोई भी लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहा है, और उसमें वो ऑर्गेनिक मैन्योर, कोई भी फार्मयार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या कोई लीफ कंपोस्ट या जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इस तरह का कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर हर साल डालता रहेगा, तब क्या होता है, जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है पौधे को, वो उस ऑर्गेनिक मैटर से ही मिलता रहता है, और अलग से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई अगर सफिशिएंट मात्रा में, या कुछ लोग हो सकते हैं कि डाला ही नहीं, कोई ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं डाला, सॉरी खाली क्रॉप ही ग्रो करे कर रहा है, ये सब कंडीशन में हो सकता है कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिखने लग जाएगा पौधे में। उसके वजह से यील्ड भी कम होगा, पैदावार भी कम हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो क्या क्या उपाय हो सकता है? एक तो हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक मैन्योर डालो, या तो फर्टिलाइजर डालो। फर्टिलाइजर कहाँ कैसे डाल सकते हो? एक होता है सॉइल एप्लीकेशन, मतलब आयरन का फर्टिलाइजर लेके सॉइल में डाल दो। अगर वो ऐसे डालना है तो जनरली 5 से 20 kg तक आयरन 1 हेक्टेयर में आप डाल सकते हो। अगर फेरस सल्फेट के हिसाब से देखो तो 10 से 50 किलो फेरस सल्फेट 1 हेक्टेयर में डाल सकते हो।
डिपेंडिंग ऑन क्रॉप के हिसाब से वो अलग अलग होता है। आप जब सॉइल टेस्टिंग कराओगे, आप बता दोगे मुझे ये क्रॉप ग्रो करना है, लैब आपका टेस्ट करेगा डीटीपी मेथड से, फिर वो देखेगा आयरन कितना है, उसके बेसिस पे आपको बता देगा कि डालना है कि नहीं डालना है, पहला और अगर डालना है तो कितना डालना है इस क्रॉप के लिए, वो आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा। इन जनरल एक मोटा मोटा आइडिया के लिए ये शुगर केन में थोड़ा ज्यादा खरीद होता है, थोड़ा ज्यादा चाहिए, 100 kg तक भी डाल सकते हैं फेरस सल्फेट 1 हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन फेरस सल्फेट जो है वो सॉइल में अप्लाई करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, हालांकि लोग करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसका कन्वर्शन हो जाता है, दूसरे फॉर्म में ये आ जाता है, फेरस से फेरिक फॉर्म हो जाता है। तो सॉइल में डालने के लिए बेहतर है कि चिलेटेड आयरन डाला जाए, आयरन डीटीपीए, आयरन डीटीटीए ये सब। लेकिन इसका एक दिक्कत क्या है, ये ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो जो चिलेटेड आयरन है वो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स है, फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल क्रॉप्स, जो जिसका थोड़ा वैल्यू हाई है, हाई वैल्यू जिससे आपको मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, उसमें आप डाल सकते हो चिलेटेड आयरन। या तो आप सॉइल में ये डाल सकते हो, लेकिन सॉइल में डालने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है फेरस सल्फेट। उससे बेहतर है कि फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन क्या है, आप आयरन सल्फेट का 2% घोल बनाओ और उसको स्प्रे करो प्लांट के ऊपर, ठीक है। और अगर 2% या 1% जो भी है, 1% से 2% एक घोल बना के आप उसको स्प्रे कर सकते हो, सिर्फ अगर आयरन सल्फेट ही आपने जो पानी में घोल दिया तो वो बहुत एसिडिक हो जाता है, प्लांट का स्कॉर्चिंग हो सकता है, लीफ बर्निंग हो सकता है। उसके लिए जब भी आयरन सल्फेट या मैंगनीज सल्फेट या जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना के फोलियर स्प्रे किया जाता है, जितना परसेंट का हम लोग ये सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं उसका आधा परसेंट हम लोग लाइम ऐड करते हैं। अगर 1% फेरस सल्फेट बनाया तो 0.5% लाइम भी होना चाहिए उस सॉल्यूशन, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर प्लांट को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। सो फोलियर एप्लीकेशन आयरन डेफिशिएंसी करेक्ट करने के लिए फील्ड में फोलियर एप्लीकेशन इज बेटर देन सॉइल एप्लीकेशन, ठीक है। और एक हो सकता है मेथड जो ट्रीज में, कोई आपका ट्री है, ट्री मींस कोई भी ऑर्चर्ड में जो ट्रीज है, उसमें डायरेक्टली जो ट्री का ट्रंक है उसमें सीधा आप इंजेक्ट कर सकते हो 1 to 2% आयरन सल्फेट। ये एक मेथड है, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर भी बहुत चाहिए इसमें, पैसा भी बहुत चाहिए सब करने। ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू जो क्रॉप है उसके लिए ये हो सकता है। एसिडिफिकेशन ऑफ फ्रूट जो, ये थोड़ा सा आसान तरीका है। जनरली क्या होता है, मिट्टी में टोटल जो आयरन है, टोटल जो आयरन वो बहुत रहता है, लेकिन प्लांट अवेलेबल फॉर्म में कम रहता है, ठीक है। तो प्लांट अवेलेबल फॉर्म में बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें एसिडिफाइंग मटेरियल डाल सकते हैं, जैसे एलिमेंटल सल्फर, एमोनियम थायोसल्फेट, एमोनियम पॉलीसल्फेट। उससे पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है रूट जोन का, और रूट जोन में आयरन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। जो टोटल आयरन था सॉइल का वही सॉल्युबलाइज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्युबलाइज होकर प्लांट को मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन बताइए, सबसे ज्यादा कॉमन आयरन फर्टिलाइजर कौन सा है? अभी थोड़ी देर में सर नहीं, फिर से बोला जाए। हाँ, आपका बात सुनिए। हेलो, क्या बोले सर, रिपीट किया जाए। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड आयरन फर्टिलाइजर 19% जो बोले थे सर, वही ना सर? हाँ, वो क्या नाम क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। नेक्स्ट इज मैंगनीज डेफिशिएंसी। जिस सॉइल में आयरन डेफिशिएंसी होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल में मैंगनीज भी डेफिशिएंट हो सकता है। अगर पीएच बहुत ज्यादा होगा, या तो बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है सॉइल में, या तो ड्रेनेज बहुत कम है और कैल्शियम कार्बोनेट भी है और ऑर्गेनिक मैटर भी है, लेकिन ड्रेनेज कम होने की वजह से बाइकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, या तो हाईली लिफ्ट सैंडी सॉइल्स जहाँ पे बालू वाला मिट्टी है जिसमें सैंड ज्यादा है, पानी बहुत आसानी से पास हो जाता है, वहां पे अगर बहुत ज्यादा बारिश होगा तो मैंगनीज लॉस हो सकता है, मैंगनीज डेफिशिएंसी आ सकता है। कौन से फार्मिंग प्रैक्टिस से हो सकता है? अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपने जिंक, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, फास्फोरस फर्टिलाइजर्स डाल दिया तो मैंगनीज डेफिशिएंसी हो सकता है। इन लोगों का मात्रा बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा। आप जो सिंचाई की पानी डाल रहे हैं उसमें अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा है या कार्बोनेट ज्यादा है तब भी मैंगनीज का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो पीएच बढ़ा देता है, मैंगनीज कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्साइड या तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरलाइनिंग की वजह से, ओवरलाइनिंग क्या, एसिड सॉइल में आपको डालना था लाइम, बहुत ज्यादा डाल दिया, पीएच बहुत ज्यादा बढ़ गया, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा आ गया, उसके वजह से भी कैटायनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक मैंगनीज, आयरन, जिंक का दिक्कत हो सकता है। तो ओवरलाइनिंग कभी भी नहीं करना, ठीक है। क्या है सिम्टम्स? मैंगनीज इज इमोबाइल इन प्लांट्स, सो यंगर लीव्स इनिशियली एग्जिबिट डिफिशिएंसी सिम्टम्स। इसमें भी जो यंग लीव्स है उसमें सबसे पहले दिखा जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या होता है, इंटरग्रेनल क्लोरोसिस होता है, और इसका जो सिम्टम्स है वो आयरन डिफिशिएंसी जैसा ही दिखता है। तो इस सिम्टम देख के आपको ये भी लग सकता है कि मैंगनीज डेफिशिएंसी है, ये भी लग सकता है आयरन डेफिशिएंसी। कैसे पता चलेगा?
पता चलेगा आपको प्लांट का वो लीफ काट के एनालिसिस करना पड़ेगा, इसमें आयरन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, या तो सॉइल का कंडीशन देखना पड़ेगा क्या किस तरह का कंडीशन। तो दीज आर सम फेमस सिम्टम्स ऑफ मैंगनीज डेफिशिएंसी, ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट्स, उसके बाद मार्श स्पॉट इन पीस, स्पिकल डियोलोस, शुगर बीट, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, फ्रिंचिंग ऑफ टंग ट्रीज। ये देखिए ये स्पेक्स ऐसे ऐसे दाग हो जाते हैं इस तरह के, व्हाइट व्हाइट येलो दाग हो जाएगा मैंगनीज डेफिशिएंसी व्हीट। ये भी है राइस लीव्स, मैंगनीज डेफिशिएंसी इन सोयाबीन लीव्स, यंग लीव्स पे दिखा रहा है। ये है मैंगनीज डेफिशिएंसी इन टोमेटो लीव्स, और ये है मैंगनीज डेफिशिएंसी इन सिट्रस लीव्स, नींबू के पत्ते में मैंगनीज डेफिशिएंसी। ये है शुगर के लीफ में, गन्ने के पत्ते पे मैंगनीज। ये सोर्सेस क्या है मैंगनीज का सोर्सेस, ये है मैंगनीज का सोर्सेस। इसमें भी मैंगनीज सल्फेट जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, सल्फेट फॉर्म सबसे ज्यादा कॉमन है, उसमें 26 to 28% मैंगनीज रहता है। चिलेटेड मैंगनीज इज बेटर देन मैंगनीज सल्फेट, लेकिन चिलेटेड मैंगनीज का प्राइस ज्यादा होता है। कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक मेथड अगर आप डालोगे सफिशिएंट मात्रा में हर साल, तो मैंगनीज डेफिशिएंसी होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर ऑर्गेनिक मेथड नहीं डालोगे तब आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद हो सकता है कि मैंगनीज डेफिशिएंसी आ गई। मैंगनीज का जो जनरल रेट है वो होता है 2 से 50 केजी के अंदर, डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट हो सकता है। मैंगनीज सल्फेट पर हेक्टेयर, शुगर केन के लिए 1-150 तक जा सकता है। जनरली बैंड में हम लोग अप्लाई करते हैं, बैंड मींस एक एक लाइन बना के उसमें अप्लाई करते हैं, ना कि ऐसे ऐसे छिड़क देने से। छिड़क देने से क्या होगा, पूरा पहले ही रिएक्शन होकर चेंज हो जाता है। एक एक पर्टिकुलर बैंड पे अगर लाइन वाइज डालोगे तो वो ज्यादा दिन तक रहता है। इसमें भी फोलियर एप्लीकेशन मींस उसका घोल बना के पत्ते पे स्प्रे कर दो, वो ज्यादा बेहतर है मिट्टी में डालने से। मिट्टी में डाल के जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा होगा आप अगर उसका घोल बना के स्प्रे करो पौधे को। और इसके लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, 0.6% इम्यूनोसपोर, और मैंने बोला था उसका आधा % आपको लाइम या तो सोडाइस इस तरह कुछ डालना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना है। 0.6% इम्यूनोसपोर के साथ 0.3% लाइम और सोडाइस इंजेक्ट कर सकते हैं आप ट्रीज में, जो भी ऑर्चर्ड की ट्री है उसमें सीधा इंजेक्शन भी हो सकता है। डिफरेंट ट्रीज के लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। एसिडिफिकेशन ऑफ रूट जोन, जैसे आयरन में किया था वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी मैंगनीज है सॉइल में बहुत सारा, लेकिन प्लांट लेवल फॉर्म नहीं रहता। तो अगर आप रूट जोन में थोड़ा सा एसिडिफिकेशन कर दो तो मैंगनीज एबिलिटी बढ़ जाएगा। एसिड सॉइल्स में जनरली मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर का डिफिशियंसी नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, बहुत ज्यादा एसिडिटी या कुछ ना हो तो जनरली दिक्कत नहीं होता, उल्टा टॉक्सिसिटी हो सकता है, डिफिशियंसी नहीं होता। जनरली ये सब जो आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, इनका डिफिशियंसी मेनली हाई पीएच सॉइल में होगा, जिसका पीएच बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो जगह थोड़ा सा कम कर दे आप रूट जोन में, सल्फर या कुछ एसिड फॉर्म मटेरियल डाल के, तब भी मैंगनीज सॉल्युबलाइज होके आ जाएगा प्लांट के पास। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक तो इंडिया में काफी जगहों पे जिंक का डिफिशियंसी अभी दिख रहा है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी जगहों पे जिंक का डिफिशियंसी दिखने लगा है, और मेनली किस तरह के सॉइल में आता है, अल्कलाइन सॉइल में, कैल्शियस सॉइल में, पीट और मार्क सॉइल्स। पीट और मार्क सॉइल्स आर दोस सॉइल्स वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज 20 to 30%, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जिसमें है। ये यहाँ पे आम जगह पे नहीं दिखेगा, ये जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, कोई जगह जैसे मणिपुर वगैरह या आसाम वगैरह, कोई उसमें भी कोई स्मॉल पॉकेट में ये इस तरह का सॉइल मिल सकता है। हाईली रिच्ड सैंडी सॉइल में बहुत ज्यादा बारिश अगर होता रहता है तभी जिंक डेफिशिएंसी हो सकता है। रेड लैटेराइटिक सॉइल्स, जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है, उसके वजह से भी जिंक डेफिशिएंसी हो सकता है। और फार्मिंग प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल दिया, ऑर्गेनिक मेथड नहीं डाला, देन जिंक डेफिशिएंसी हो सकता है। इरिगेशन वाटर ऐसा आप यूज कर रहे हो जिसमें बहुत बाइकार्बोनेट आयरन है, उसके लिए जिंक डेफिशिएंसी हो सकता है। ओवर लाइनिंग कर रहे हो उसके लिए भी जिंक डेफिशिएंसी। लाइनिंग बहुत ज्यादा डाल दिया, बहुत ज्यादा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आ गया, पीच बन गया, जिंक डेफिशिएंसी। ठीक, क्या है डेफिशिएंसी सिम्टम्स? ये सारे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। मेनली जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्लांट का वो भी बिगड़ जाता है। जो नोड्स है वो छोटा हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम और स्टॉक इंटरनल्स रिजल्टिंग इन बुशी रोजेटेड लीव्स, बुश जैसा एक फॉर्म हो जाता है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है प्लांट स्ट्रक्चर में। रोजेटिंग ये टर्म याद रखना, जिंक डेफिशिएंसी में रोजेटिंग टाइप इस तरह का हो जाता है, वो फैल नहीं पाता, ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, जिंक डेफिशिएंसी सिट्रस लीव्स। दिस जिंक डेफिशिएंसी इन
क्विकली। हाल में एक बहुत फेमस डिजीज है थायराइड डिजीज, ब्राउन ब्राउन हो जाता है जिंक की वजह से, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी रहता है टार्गेट कंडीशन में, वहाँ पे अगर जिंक सॉइल में सफिशिएंट नहीं है या तो आपने नहीं डाला, अगर तब क्या होता है जिंक जो भी है वो जिंक कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, और जिंक कार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से थायराइड डिजीज हो जाता है। ये भी जिंक डेफिशिएंसी सिम्टम्स है मेज में। What are the sources of zinc fertilizers? जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट एंड जिंक सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। ये जो है सेकंड वाला जिंक सल्फेट हेक्साहाइड्रेट जिसमें जेटेनोसोपोर है, 7H2 है, ये सबसे ज्यादा कॉमन जिंक फर्टिलाइजर है जो आपको मार्केट में मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है चिलेटेड जिंक्स, चिलेटेड जिंक, चिलेटेड आयरन, चिलेटेड मैंगनीज, दीस आर बेटर देन द सल्फेट। बेहतर है चिलेटेड, लेकिन आपको ये सस्ते में मिल जाएगा जिंक सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। इसमें कितना परसेंट जिंक है? 21%। 21%, मतलब 1/5 मान लीजिए। ऑर्गेनिक सोर्सेस, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो जिंक सप्लाई हो जाएगा, नहीं डाल रहे हैं तब आपको फर्टिलाइजर की तरफ जाना पड़ेगा। जनरल डोज क्या रहता है? 25 kg जेटेनोसोपोर 7H2 पर लीटर। इसका मतलब अराउंड 5 kg जिंक पर लीटर, अराउंड 5 kg। ये वेरी करता है 10 से 50 kg पर लीटर के बीच में। इसमें भी फोलियर एप्लीकेशन ज्यादा बेहतर है देन सॉइल एप्लीकेशन, क्योंकि सॉइल में डालने से वो रिएक्ट करके अनअवेलेबल फॉर्म में चला जाता है। फोलियर एप्लीकेशन में डालते हैं उससे होल बना के अगर प्लांट पे सीधा डालेंगे तो जो प्लांट का जो लीव्स है, पत्ते हैं, पत्ते के अंदर छोटा छोटा छेद रहता है, उससे सीधा दूर जाता है। ठीक, लेकिन उसके लिए डोज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ज्यादा डोज होगा तो वो खराब हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। डोज क्या, इन जनरल ये डोज यूज होता है 0.5% प्लस 0.25% टाइम। ये वैरी हो सकता है 0.5%, 0.1 to 0.5% डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, सॉइल क्या कंडीशन क्या है, प्लांट कौन सा है, उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट पे पता चल जाएगा कि क्या डालना है। ट्री में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। और जिंक में सीड ट्रीटमेंट भी होता है। आप सीड जो लगाने वाले हैं उसको पहले से ही कोई जिंक के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा दो, ये इस तरह का परसेंटेज बना के इसमें, या तो उसके साथ कोट कर दो, सीड के साथ ही ट्रीट कर दो तो बहुत ही कम मात्रा में जाता है, तो सीड के साथ ही बढ़ जाता है, सॉइल के साथ कांटेक्ट में होता है तो उसका कन्वर्शन नहीं होता। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर भी कोई सेम टाइप के सॉइल में डिफिशिएंट हो सकता है, खाली इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहा तो भी कॉपर का डिफिशिएंसी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक मैटर कॉपर को बहुत तेजी से, मतलब बहुत शक्ति लगा के पकड़ के रखता है, वो स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होने से भी कॉपर का दिक्कत है, लेकिन हमारे सॉइल, कोई भी सॉइल में इंडिया में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। बहुत ज्यादा जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता होगा वहां पे होगा, लेकिन इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्गेनिक मैटर कम ही रहता है, तो कॉपर का डेफिशिएंसी आने के चांसेस कम है बहुत। लेकिन इस कंडीशन में आ सकता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल दिया तो कॉपर का डेफिशिएंसी हो सकता है। जिंक आयरन फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल दिया तब भी आ सकता है। इरिगेशन वाटर में अगर बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन है तब हो सकता है। ओवरलाइनिंग या बहुत ज्यादा हाई पीएच पे कॉपर डेफिशिएंसी दिख सकता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कॉपर। कॉपर का डेफिशिएंसी सिम्टम में पत्ते जो है वो ब्लैक होने लगते हैं, डाई बैक होते हैं, नेक्रोसिस होने लगते हैं, स्टेम मेलानोसिस होते हैं। टेक ऑल रूट रॉट, दीस आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या, पत्ते का जो लीफ टिप्स है, जो टॉप है लीफ का, वो और जो एजेस है साइड का होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस में टिश्यू डेथ हो जाता है और सिमिलर सिम्टम आपको पोटेशियम में भी दिखता है। तो कॉपर और पोटेशियम डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब सिमिलर टाइप का लगता है दिखने में कभी-कभी, लेकिन यहाँ पे जो भी सॉइल है इंडिया में कॉपर डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत कम है, पोटेशियम डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा है देन कॉपर। ये है कॉपर डेफिशिएंसी सिम्टम इन सिमिलर। और ये रहा लीफ टिप्स और मार्जिन्स का नेक्रोसिस, राइस, ये कॉपर। सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम पोटेशियम में भी दिखता है। ठीक है, ये रहा लीफ टिप मर गया इसमें, ये कॉपर डेफिशिएंसी। ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ वीट ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी, सारे टिप्स ऐसे नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस मींस टिश्यू डेथ। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ कॉपर। कॉपर कौन सा फर्टिलाइजर्स है, इसमें भी बहुत सारे फर्टिलाइजर है। सबसे ज्यादा कॉमन है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO5H2, 24 to 25% कॉपर रहता है। चिलेटेड कॉपर्स भी अवेलेबल है। ऑर्गेनिक मैटर आप डालोगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कॉपर इज कॉपर सल्फेट 5H2।
जनरली कितना डोज पे हम लोग डालते हैं 5 से 25 केजी कॉपर सल्फेट 5:2 पर ठीक 64 टू 65 केजी तक जा सकता है शुगर केन के लिए। फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपर के लिए ऐसा है कि सॉइल एप्लीकेशन इज बेटर देन फोलियर एप्लीकेशन। आयरन मैंगनीज जिंक के लिए फोलियर एप्लीकेशन इज बेटर देन सॉइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये गया कॉपर के बारे में। नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन का डेफिशिएंसी भी इंडिया में बहुत सारी जगह पे अभी स्टार्ट हो गया है, खास करके एसिड सॉइल्स में। एसिड सॉइल्स में बोरॉन डेफिशिएंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बोरॉन का जो अवेलेबल प्लांट अवेलेबल फॉर्म है वो है H3BO3 बोरिक एसिड, वो सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, और एसिड सॉइल में बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। लेकिन एसिड सॉइल उसी जगह पे होता है जहां पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है। तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा तो एसिड सॉइल से बोरॉन का नीचे हो सकता है। और कौन सा सॉइल में हो सकता है? बहुत ज्यादा पीएच हो तो भी बोरॉन का डेफिशिएंसी थोड़ा बहुत आ सकता है, पीएच बहुत ज्यादा हो। और कैल्केरियस सॉइल में जहां पे बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है, एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से एक्सेस कैल्शियम रहता है, और एक्सेस कैल्शियम की वजह से बोरॉन डेफिशिएंसी हो सकता है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन सा बोरॉन डेफिशिएंसी फील कर सकता है? ओवर लाइनिंग बहुत ज्यादा डाल दिया, बहुत ज्यादा कैल्शियम डाल दिया। लाइनिंग मतलब कैल्शियम है बेसिकली, तो कैल्शियम बहुत ज्यादा डाल दिया तो बोरॉन। इरिगेशन वाटर जिसमें लो बोरॉन है और ज्यादा कैल्शियम है, उसकी वजह से बोरॉन डेफिशिएंसी हो सकता है। ड्रॉट कंडीशन, पानी बहुत कम है, उसमें आपने क्रॉप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बोरॉन डेफिशिएंसी हो सकता है। एक्सेस नाइट्रेट सप्लाई की वजह से भी बोरॉन डेफिशिएंसी हो सकता है। इसलिए सब कुछ संतुलित मात्रा में डालना है। कोई भी चीज डालने से पहले सॉइल का टेस्टिंग होना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग से पता चलिएगा कौन सा एलिमेंट किस मात्रा में उपलब्ध है सॉइल में, उसी बेसिस पे कौन सा क्रॉप ग्रो करना है और उसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है, वो तभी डिसाइड हो जाएगा सॉइल टेस्टिंग के बाद। क्या है डेफिशिएंसी सिम्टम्स? फर्स्ट विजुअल डेफिशिएंसी सिम्टम इज सेसेशन ऑफ टर्मिनल बड ग्रोथ। जो नया ग्रोथ होता है, टर्मिनल जो बड्स है, उसका ग्रोथ बंद हो जाता है। जो न्यू पार्ट है वो ग्रो ही नहीं कर पाता। ठीक है, इंटरनल कॉर्टिकल, हॉलो हार्ट, दीस आर बोरॉन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ये जो टर्मिनल बड है, एकदम नया जो बड्स फॉर्म होना स्टार्ट किया था, वो खराब हो जाता है। ठीक है, ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा। बोरॉन डेफिशिएंसी एक बार आ गया तो बहुत दिक्कत है। हॉलो हार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, इस तरह का कॉलीफ्लावर आपको मिलेगा, इस तरह का ब्रोकोली, बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। इस तरह के पपीता, ये टोमेटो, इस तरह के मिलेगा। ठीक है, एप्पल में भी इस तरह के स्पॉट्स मिल जाएंगे बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से। दीज आर ऑल बोरॉन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ओके, काफी हो जाता है लिप्स का। ये जो मिस्टेक व्हीट ईयर, बोरॉन के ये सारे सोर्स, तो सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स है बोराक्स, Na2B4 10H2। बोराक्स का सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स। इसमें बोरॉन कंटेंट कितना है ये देख लीजिए, 10.5% है बोरॉन। बोराक्स सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स है बोराक्स। सॉइल एप्लीकेशन रेट 0.5 to 3 kg। बोरॉन में क्या दिक्कत है? बोरॉन में जैसे इसका एबिलिटी रेंज बहुत नैरो है। एक वैल्यू के नीचे ये डेफिशिएंट हो जाता है और ज्यादा भी नहीं डाल सकते। बहुत ज्यादा अगर डाल देंगे तो ये टॉक्सिक हो जाता है, बहुत आसानी से ये टॉक्सिसिटी में चला जाएगा। टॉक्सिसिटी मींस बहुत ज्यादा डाल दिया, जितना चाहिए उससे ज्यादा आ गया। तो बोरॉन का बहुत सावधानी से डालना होता है और बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग ऑनली, ऐसे ही कुछ भी नहीं डालना है। तो बोरॉन टॉक्सिसिटी से भी पौधे को बहुत हानि पहुंच सकता है। फोलियर एप्लीकेशन भी होता है बोराक्स या तो सॉल्युबल फोलियर। नेक्स्ट इज मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट या नैनो न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। ये मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी जनरली हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन ये भी मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी जनरली ऑकर कर सकता है जो एसिड सॉइल्स है, या बहुत ज्यादा एसिड सॉइल में बारिश हो रहा है, या ओएनजेड कैल्केरियस सॉइल्स, इस तरह की सॉइल में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल में मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी होगा, अदरवाइज नहीं होता मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी। मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी कुछ हद तक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी जैसा ही दिखता है, और इसमें व्हीट टेल और कॉलीफ्लावर होता है डेफिशिएंसी। ये है व्हीट टेल और कॉलीफ्लावर मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी। मॉलिब्डेनम भी आप अगर ऑर्गेनिक सोर्स डालोगे तो उसी से आ जाता है मॉलिब्डेनम जितना चाहिए, बहुत ही कम चाहिए होता है। तो ऑर्गेनिक मेथड अगर डालोगे, फार्मिंग या कोई भी खाद, मतलब कोई भी जैविक खाद कोई भी डालोगे तो उससे ऑर्गेनिक मॉलिब्डेनम काफी आ जाता है। अगर नहीं डालोगे तब आपको अमोनियम मॉलिब्डेनम या कुछ डालना पड़ सकता है। सॉइल एप्लीकेशन भी होता है, फोलियर भी एप्लीकेशन होता है। सॉइल एप्लीकेशन के लिए अमोनियम मॉलिब्डेनम या तो सोडियम मॉलिब्डेनम डालो। फोलियर एप्लीकेशन के लिए उसी का घोल बना के फिर इतना परसेंटेज कंसंट्रेशन में रख के उसको स्प्रे कर सकते हैं। फाइनली है क्लोराइड। क्लोरीन का
डेफिशिएंसी कहीं भी कोई भी सॉइल में नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन बहुत है सॉइल में ऑलरेडी, पानी में भी क्लोरीन है वो भी आ जाता है, प्लस ये सारे जो फर्टिलाइजर्स है इसमें से क्लोरीन आ जाता है सॉइल में, जो अगर एमओपी भी कोई डालेगा तो उसमें क्लोरीन आ जाएगा, तो क्लोरीन बहुत सारी जगह से आ जाएगा, क्लोरीन का डेफिशिएंसी नहीं दिखता है कहीं भी। ओके, सो ये दिस इज वन टेबल, ये एक जस्ट जनरल रिकमेंडेशन डोज। यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये एलिमेंट के बेसिस पे है, कोई भी रिकमेंडेशन पे ये ध्यान रखना कि इतना केजी पर एज जिंक या जिंक सल्फेट कौन सा बोला है, एज आयरन या आयरन सल्फेट कौन सा बोल रहे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको। अगर आयरन बोल के रखा है तो आयरन सल्फेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आयरन सल्फेट ही बोल दिया है तो आप सीधा आयरन सल्फेट लेके डाल दो, ठीक। सो ये है मेरी तरफ से, आप लोगों को अगर इस जो भी आज कवर हुआ है उसमें से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं।